स्टूडेंट्स आप वॉइस आ रही है, बताइए। चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, आय और रोजगार के निर्धारण का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपभोग फलन क्या होता है और बचत फलन क्या होता है, और यहीं पर विनियोग क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये उपभोग क्या है। उपभोग मतलब कंजप्शन। उपभोग क्या होता है? उपभोग मतलब उपभोग कर लेना। उपभोग का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रयोग कर लेना। तो अगर इसको हम संदर्भ में समझे, सही तरीके से समझे कि उपभोग क्या है, कंजप्शन क्या है, मतलब राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे कुल उपभोग कहते हैं। उपभोग का मतलब होता है व्यय करना, क्या करना, खर्च करना। इसका मतलब ये होता है हर कोई व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग क्या करता है, अपनी जरूरत के ऊपर खर्च कर देता है, व्यय कर देता है। तो जो भी व्यय की मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं कुल उपभोग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये का कुछ भाग यानी कि 70 रुपये हम खर्च कर देते हैं, तो बचेगा वो होता है बचत यानी कि 30 रुपये। इस प्रकार से आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत। तो यूं कहें कि अगर उपभोग की बात करते हैं, उपभोग मतलब कंजप्शन जिसको शॉर्टकट में सी, बचत मतलब सेविंग जिसको शॉर्टकट में एस के थ्रू दिखाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है C इक्वल टू वाई माइनस एस। ठीक है, हम सबको पता है कि उपभोग आय में से ही होता है। लेकिन एक चीज़ और बता लेंगे, जब भी हमारी आय जीरो होती है उस टाइम भी हम भी कुछ ना कुछ खर्च करते हैं, तो उस टाइम के इस खर्च को हम बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन जिसको सी बार के रूप में लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया उपभोग की बात। अब आगे बढ़ते हैं, हमें यह पता करना है उपभोग फलन क्या है, कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, अब उपभोग हमें अभी पढ़ लिया कि उपभोग आय में से जनरेट होता है, यानी कि आय से उपभोग का प्रभाव होता है। तो अर्थव्यवस्था में आय और उपभोग के बीच के जो फलनात्मक संबंध है उसको उपभोग फलन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब साफ है कि किसी भी राष्ट्र का जो उपभोग व्यय होता है वो मुख्य रूप से आय पर ही निर्भर होता है, और ये आपका और हमारा सबके साथ सेम होता है कि हम जो भी इनकम करेंगे, इनकम को भी कंजप्शन के रूप में खर्च करेंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उपभोग आय का फलन होता है, कि उपभोग आय का एक भाग है। और इसको अगर शॉर्टकट में समझें तो समझ लेगा ये C इक्वल टू फंक्शन ऑफ बॉय। बॉय का मतलब आय, सी मतलब कंजप्शन, यानी कि बॉय का एक भाग हम कंजप्शन के रूप में खर्च कर देते हैं। और जिसको एक तरीके से शॉर्टकट में फार्मूला बताते हैं, यहाँ पर C इक्वल टू सी बार प्लस बी बाई। यहाँ पर जो सी बार होता है वो होता है स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग। वहीं पर जो बी होता है वो होता है एमपीसी। ठीक है, और ये एमपीसी क्या बोला इसके बारे में अभी बताऊंगा। और यहाँ पर बॉय का मतलब क्या होता है आई। ठीक है ना, ये इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसके बारे में आपको समझना है। तो उपभोग फलन क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया कि उपभोग फलन ये बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और उपभोग के बीच में क्या संबंध है। और संबंध यही बताता है कि आय और उपभोग के बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध होता है कि आय का ही एक भाग उपभोग के रूप में खर्च कर दिया जाता है। तो उपभोग फलन से ही एक नया शब्द निकल के आता है, उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने अभी बताया है कि जो उपभोग है आय से निकलकर आता है, तो आय का एक भाग उपभोग के रूप में खर्च किया जाता है। मतलब अगर हम अर्थ की बात करते हैं, आय और उपभोग के बीच के आनुपातिक संबंध को उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं कि एक निश्चित भाग जो आय में से खर्च किया जाता है, तो आय का वही भाग, खर्च किया वाला भाग ही उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। मतलब साफ है कि उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये बताता है कि आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है, और ये प्रतिशत के रूप में बताता है, ये एक भाग के रूप में बताता है, एक मात्रात्मक रूप में बताता है कि भाई ये इनकम है,
इस इनकम का इतना भाग हम व्यय करने वाले हैं, हम खर्च करने वाले हैं। इस बात को उपभोग प्रवृत्ति बताता है। उपभोग प्रवृत्ति की अगर बात करते हैं तो उपभोग प्रवृत्ति प्रमुखतः दो प्रकार का होता है। इसको दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक है औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है APC, शॉर्टकट याद रखिएगा। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है MPC, इसका भी शॉर्टकट, क्योंकि किसी भी चीज़ का शॉर्ट नेम पता होना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में काम आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा जब मेरा न्यूमेरिकल के सारे पॉइंट्स जो होता है, जो बेसिक पॉइंट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो उपभोग प्रवृत्ति के दो भाग हो गए, एक होता है APC और एक होता है MPC, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगर अब आगे की बात करते हैं तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? तो अगर औसत उपभोग, देखिए बेटा ये जो है छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। यस प्रेम कुशवाहा, APC और MPC, यस बेटा इसी की बात कर रहे हैं। APC, MPC, APS आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं, MCQs तो इससे रिलेटेड ही आते हैं हमेशा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, ध्यान में ये रखिएगा। तो प्रेम कुशवाहा वेलकम, कैसे हैं आप? जरूर। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में, क्या उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है? जो आय और उपभोग के बीच में संबंध बताता है, रेशियो बताता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं औसत उपभोग, यस जय श्री राम, जय श्री राम, कैसे हैं आप? तो जब हम औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है कि कुल उपभोग का आय के साथ जो अनुपात होता है उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो भी कुल आय होता है, जितना भी इनकम होती है, कुल आय मतलब राष्ट्रीय आय, उसका और उस कुल आय में से जो भी हम उपभोग करते हैं उस उपभोग के बीच का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है कि कुल आय और कुल उपभोग में क्या रेशियो बना, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और इसी चीज को प्रोफेसर पीटरसन ने भी अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया। पीटरसन का नाम तो सुने होंगे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट दिया था, कई सारी चीजों के बारे में बताया है। ब्याज का सिद्धांत हो गया, कई सारे सिद्धांत जो है इन्होंने प्रतिपादित किया, उसके बारे में बाद में समझेंगे। तो पीटरसन ने क्या कहा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोग और आय के बीच क्या अनुपात होता है। अगर हमारी इनकम जितनी है उस इनकम पर कितना उपभोग हो रहा है, एक पार्टिकुलर इनकम पर कितना उपभोग हो रहा है, उसके बीच के संबंध को उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर फार्मूला बन के आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर उपभोग की मात्रा, मतलब कितना भाग हम खर्च कर रहे हैं बटे कितनी हमारी आय है। तो शॉर्टकट में फार्मूला बनता है यहाँ पर APC बराबर C बटे बॉय। तो C जो है उपभोग की मात्रा को बताता है और बॉय जो है आय की मात्रा को बताता है, आय कितनी है इस भाग को बताता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब भी उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं तो मतलब इन दोनों के बीच में एक रेशियो होता है, एक संबंध होता है। उदाहरण के साथ बात समझे कि मान लीजिए एक देश की, एक राष्ट्र की जो कुल आय है 100 करोड़ रुपए है। एक राष्ट्र की कुल आय 100 करोड़ रुपए है, वहीं पर उसका उपभोग 100 करोड़ में से 80 करोड़ है। तो भाई बताओ औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी? इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 नंबर में MCQs में पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए कुल आय यानी कि Y बराबर कितना है? ₹100 करोड़। वहीं पर उपभोग यानी कि C बराबर क्या है? ₹80 करोड़। तो हमारे पास इनकम भी है, हमारे पास कंजप्शन भी है। तो अब हमें कहा गया औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि APC कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर APC बराबर हो जाता है C बट्टे बॉय, मतलब साफ है 80 बट्टे 100। 100 से 80 को भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 10 से 80 को भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.8। इसका मतलब यह है कि हम अपनी कुल आय का 0.8 भाग, मतलब प्रतिशत में बताएं, 80% भाग खर्च कर देते हैं। जो बचा 20% वही हमारा बचत होगा।
तो ये होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति, जितना जो बताता है कि कुल आय का कितना भाग खर्च हो रहा है, कुल आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय हो रहा है। ठीक है, इसी की बात करते हैं आगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? एग्जाम पूछा भी जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग फलन को ही देखिए बेटा, एक मैं बताया, उपभोग फलन ये बताता है कि आय और उपभोग के बीच में संबंध है, जबकि उपभोग प्रवृत्ति ये बताता है कि आय और उपभोग के बीच में कितना संबंध है। दोनों के बीच में उपभोग फलन एक तरह की क्वालिटेटिव जो बताता है कि संबंध है, जबकि उपभोग प्रवृत्ति मात्रा को बताता है कि कितना संबंध है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में ही थोड़ा सा अंतर है, इस बात के बारे में समझ के रखिएगा। दोनों में थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं कि दोनों ही जगह पर आय और उपभोग आता है। बस एक बताता है कि दोनों में संबंध है और एक बताता है कि दोनों में कितना संबंध है। तो यहां पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं। सीमांत का मतलब होता है परिवर्तन होना, क्योंकि आय एक ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है ना, या तो आय में कमी होगी या भी आय में वृद्धि होगी, लेकिन हम आय में वृद्धि की बात को लेकर चलते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय में परिवर्तन होता है तो उससे उस अर्थव्यवस्था की उपभोग में भी परिवर्तन होगा। आप सबको पता है हमारी इनकम पहले जितनी है, मान लीजिए हम लोग जो है 10,000 रुपये कमाते हैं और 10,000 रुपये में से हम जो है 7,000 रुपये जरूरत के खर्चों पे खर्च कर देते हैं। अब हमारी इनकम 10,000 से बढ़ के होगी 50,000, तो क्या अब भी हम 7,000 खर्च करेंगे? नहीं, अब हमारी इनकम बढ़ के लगभग 30,000, 20,000, 25,000 के पास हो जाएगी। मतलब साफ है कि आय में वृद्धि होने से उपभोग में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो आय में उपभोग होने से उपभोग में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये बताता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और आय में होने वाले परिवर्तन और उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच में कितना आनुपातिक संबंध है, क्या संबंध है। इसी चीज को पीटरसन के शब्दों में समझें। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से हमारा अभिप्राय आय में परिवर्तन से प्रेरित उपभोग व्यय से है। ठीक है ना, कि हमारे पास कितना व्यय हो रहा है। इसको शॉर्टकट में अगर फार्मूले में समझे तो इस तरह समझ सकते हैं यहां पर कि MPC इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और इसको अगर सही से लिखा जाए तो ये हो जाएगा MPC बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहां पर जो डेल्टा वर्ड है, ये जो डेल्टा वर्ड है, डेल्टा सी का मतलब होता है उपभोग में परिवर्तन। क्या होता है? उपभोग में परिवर्तन। जबकि बेटा आप लोग जोड़ते रहो, कंजूस हो, लाइक नहीं कर रहे हो क्लास को, पसंद नहीं आ रहा तो बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भी बता दो। तो लाइक करने में कंजूसी मत करो बेटा, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं। तो उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन। तो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में कितना परिवर्तन हो, इसी को बताता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से ही अर्थव्यवस्था में जो सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति में बहुत ही बड़ा चेंज आता है। उदाहरण के लिए समझे, जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि यदि आय 20 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हो, यदि आय 20 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ का परिवर्तन हुआ हो, तो थोड़ी यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास होगा, तो उपभोग में सोलह करोड़ से बढ़कर 24 करोड़, ठीक ना। तो उपभोग जो है 16 करोड़ से बढ़कर कितना हो जा रहा है? 24 करोड़ हो जा रहा है। ये थोड़ा सा जो है मिस टाइपिंग हो गया था, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आय पहले कितना था, आय था पहले 20 करोड़, अब ये बढ़ के कितना हो गया? 40 करोड़। वहीं पर जो उपभोग है, उपभोग पहले कितना
16 करोड़, अब बढ़ के कितना हो गया ये 24 करोड़। इसका मतलब ये हुआ, हमसे पूछा गया भाई सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना होगा, तो यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो उपभोग में परिवर्तन कितना है, 16 से 24 यानी कितना परिवर्तन हुआ, 6 करोड़ का। और आय में कितना परिवर्तन, 20 से 40 यानी कि 20 करोड़ का। तो डेल्टा सी बराबर हो गया 6 और डेल्टा वाई बराबर हो गया 20। तो 20 से 6 को भाग करेंगे कितना जाएगा, ये हो गया 20 तिया 60 यानी कि 0.3। 6 से 24 सॉरी ये 6 से 24 8, तो ये हो गया 20 से भाग करेंगे ये हो गया 0.4, ये हो गया MPC। ठीक, क्या हो गया ये MPC, थोड़ा सा माइनस में दिक्कत हो गया लेकिन ये MPC हो गया। मतलब ये बताता है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन हो गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आय परिवर्तित होती रहती है। तो जाहिर सी बात है आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में परिवर्तन हो। आप खुद को देखिए, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था है। तो कितना होगा, इसके बीच में संबंध क्या है, वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताता है। तो ये हो गया उपभोग प्रवृत्ति की, क्योंकि आय का एक भाग जो उपभोग होने के बाद बचता है वो बचत होता है। तो हमें बचत के बारे में भी जानना है। बचत क्या है, सेविंग का मतलब होता है आय का वह भाग जो उपभोग के बाद बचता है। हमने 100 रुपये कमाया, 100 में से 70 खर्च कर दिया, बचा कितना 30 रुपये। तो ये 30 रुपये हमारा क्या होगा, बचत होगा। इसलिए फार्मूला होता है S बराबर वाई माइनस सी, मतलब आय का एक भाग खर्च करने के बाद जो बचेगा वही होगा हमारा बचत। तो जब हम बचत से निकल के आगे बढ़ते तो आता है बचत फलन। जिस प्रकार से उपभोग और आय के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार से बचत और आय के बीच में भी प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब कीन्स ने कहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की बचत आय का फलन होती है। मतलब बचत हमेशा आय पर ही निर्भर होगी, आय बढ़ेगी तभी बचत बढ़ेगी, आय नहीं तो बचत नहीं। तो ऐसे में S बराबर फंक्शन ऑफ वाई होता है। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई। तो यहाँ पर माइनस सी बार का मतलब होता है ऋणात्मक बचत, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारी इनकम जीरो है और तब भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं, अगर 20 रुपये खर्च करते हैं तो S बराबर क्या होगा, वाई माइनस सी यानी कि माइनस। तो इस टर्म जब ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, मतलब जीरो इनकम पर भी जब हम कुछ खर्च करते हैं, उस समय हमारी जो बचत है वो ऋणात्मक होता है, माइनस में हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक बचत। और यहाँ पर 1 माइनस बी कितना हो गया, क्या हो गया, इसको मतलब होता है MPCS। और ये MPS क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। और वाई का मतलब तो जानते ही आप लोग, दैट इज आय। इसके आगे बढ़ते हैं, बचत फलन के आगे तो आता है बचत प्रवृत्ति। ठीक वैसा ही जैसा कि आपने अभी क्या पढ़ा, उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग बचत फलन ये बताता है कि आय और बचत में संबंध होता है प्रत्यक्ष, जबकि बचत प्रवृत्ति ये बताता है कि आय और बचत के बीच में कितना संबंध है, कैसा संबंध है, यानी कि अनुपातिक संबंध को बताता है। मतलब साफ है ये मात्रात्मक संबंध को बताता है। और ये संबंध बताने के लिए हमारे पास दो प्रकार होते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। जहां पर औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि APS और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम MPS होता है। पहले हमने क्या पढ़ा, APC और MPC, और हम पढ़ने वाले हैं APS और MPS। क्लियर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, और आप लोगों के पास कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भेजिए, जो भी आपके पास है, सॉल्यूशन चाहते हैं, उन सब का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इसी लाइव क्लास में करके बताऊंगा। जो भी है आपके बोर्ड का है, आप अपने बोर्ड के हिसाब से मेरे व्हाट्सअप नंबर ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप में मुझे वो सब बताइए। मैं आपको हर एक सैम्पल पेपर का जो आपके लिए डाउटफुल होता है, बोर्ड लिख के कौन से बोर्ड का है, कौन से ईयर का है, आप मुझे बताइए, मैं इसको लगातार, क्योंकि जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा नोट्स का, तब हम जो है प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और वो प्रैक्टिस आपके हिसाब से होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। अब एक एक करके बात करते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति क्या होता है।
कुल आय और कुल बचत के बीच के अनुपातिक संबंध को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ये बताता है कि हमारे पास जो कुल आय है, कुल आय में से हम कितना भाग बचा लेते हैं, उसके बीच की संबंध को, मतलब APC इक्वल टू S अपॉन वाई। कहने का मतलब है अगर अर्थव्यवस्था की आय ₹100 करोड़ है और 100 करोड़ में से हम केवल 30 करोड़ रुपए बचाते हैं, तो ऐसे में औसत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी? फार्मूला है APC इक्वल टू S अपॉन वाई, और यहाँ पर हमारे पास S है ₹30 करोड़ और हमारे पास वाई है ₹100 करोड़। तो फार्मूला में रखिए 30/100 मतलब 0.3। ये कंप्लीट हो गया औसत बचत। अब बात होती है मेरी तरफ से, तो मैं आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स वगैरह बेझिझक मुझसे पूछिए, उनके हर एक डाउट को, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आय और रोजगार का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर, जिस चैप्टर से आपको 10 से 12 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति के बाद हमें औसत बचत प्रवृत्ति हमें पढ़ना पड़ता है सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में। अब जैसे जैसे आय में वृद्धि होती चली जाती है तो हमारी उपभोग भी बढ़ती रहती है। तो जब आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है बचत में भी वृद्धि होगी। तो बचत में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब हमारी आय में जितनी वृद्धि हुई डेल्टा एस, मतलब क्या हुआ यहाँ पर बचत में परिवर्तन, और ये परिवर्तन किसके कारण होता है? डेल्टा वाई एन, मतलब क्या हुआ? आय में परिवर्तन के कारण, आय में परिवर्तन। तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसको हम MPS बराबर डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई के रूप में दिखाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं आपको। यदि उपभोग किसी भी अर्थव्यवस्था का उपभोग, यदि अर्थव्यवस्था का जो आय 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 120 करोड़ होती है, मतलब किसी भी इकोनॉमी की जो इनकम है, उपभोग है जिसको उपभोग करने लायक होता है, 100 था और 100 से बढ़ के कितना हो गया? 120। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर आय में वृद्धि हुई, तो डेल्टा वाई हमारे पास कितना हो गया? 20 करोड़। उससे बचत 20 करोड़ से बढ़ के कितनी हो जाती है? 30 करोड़। यानी कि डेल्टा एस में कितना परिवर्तन, कितना हुआ? 10 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम निकालेंगे MPS बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा एस 10 है, डेल्टा वाई कितना है? 20 है, तो ये हो गया 0.5, यानी कि लगभग 50% हम जो है अपने परिवर्तन को बचा लेते हैं। यानी कि आय में जितना परिवर्तन हुआ उसका 50% हम बचत के रूप में उसको रख पा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कंप्लीट कि हमने पढ़ लिया APC क्या होता है और MPC क्या होता है, APS क्या होता है और MPS क्या होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास आता है कि APC और APS जब नाम में एक जैसा लग रहा है, क्या इनमें कुछ संबंध होता भी है? और वहीं पर MPC और MPS एक जैसा लग रहा है, क्या इसमें कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि इन्हीं के संबंधों से कुछ फार्मूलाज हमारे और बन के आ जाते हैं, जो कि हमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में फायदा पहुंचता है। तो क्या है वो चीज़, वो समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन APC एंड APS, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है भाई? हम सबको पता है कि ये जो C है कंजप्शन और ये जो S है बचत, यानी कि उपभोग और बचत दोनों ही किसका भाग है? आय का भाग है, यानी कि वाई का भाग है। कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम इक्वेशन में समझें तो ये हो जाएगा वाई बराबर C प्लस S। ठीक है? अगर दोनों तरफ वाई से भाग कर दे, दोनों तरफ वाई से क्या करने पर? भाग करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन दोनों तरफ वाई से अगर भाग करते हैं हो जाएगा वाई बराबर C/वाई प्लस S/वाई। तो वाई अपन वाई ये हो गया 1, C/वाई क्या होता है? APC, और S/वाई क्या होता है? APS। इसका मतलब ये हुआ किसी भी अर्थव्यवस्था में जो औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति दोनों का ही टोटल हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होगा।
दोनों का ही टोटल 1 के बराबर होगा। जब ये 1 होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जब ए पी सी हमारा 0.8 है तो ए पी एस 0.2 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल तब 1 आता है। और ये नेचर है और ये ओमनी ट्रूथ है, आप उसको बदल नहीं सकते। तो यहीं से फार्मूला और एक निकल के आता है कि जब हमारे पास ए पी सी निकालना हो और ए पी एस दे रखा तो 1 माइनस हो जाता है ए पी एस। वहीं पर दूसरा फार्मूला निकल के आता है, जब ए पी एस निकालना हो तो 1 में से ए पी सी को माइनस कर देते हैं। कैसे? जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एमसीक्यूज में दिया रखा होता है कि मान लो ए पी सी बराबर 0.75, तो बताओ भैया ए पी एस कितना होगा? कोई बता सकता है बेटा आप में से? अगर ए पी सी 0.75 है तो ए पी एस कितना होगा? सीधा डायरेक्टली यहाँ पर ए पी एस का फॉर्मूला यूज करो, ए पी एस इक्वल टू 1 माइनस ए पी सी 0.75 यानी कि आ जाएगा 0.25। कैलकुलेटर क्या आ गया? तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना, और यहीं पर मैंने समझाया है। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है 3, एक यहाँ पर, दूसरा और ये हो गया तीसरा, कि हमेशा अर्थव्यवस्था में औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का टोटल 1 होगा। जब ये 1 होगा, एक दूसरे को कैलकुलेट करने के लिए पहले से दूसरे को माइनस कर दो, आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट और है। क्वेश्चन ये बनता है, क्या कभी ए पी सी 1 से ज़्यादा हो सकता है? क्या औसत उपभोग प्रवृत्ति कभी 1 से ज़्यादा हो सकता है? तो आपका आंसर होगा हाँ, हो सकता है। ये तब होगा जब अर्थव्यवस्था में इनकम जीरो, मतलब जब हमारा कंजप्शन ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा, उस स्थिति में एपीसी भी ज़्यादा होगा। और जब एपीसी 1 से ज़्यादा होगा उस समय हमारा एपीएस वो नेगेटिव में होगा, यानी कि माइनस में होगा। ध्यान में रखना है आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जिसको आपको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा संबंध, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एम पी सी एंड सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एम पी एस, इन दोनों में संबंध स्पष्ट कीजिए। जब दोनों में हम संबंध स्पष्ट करने जाते हैं, सेम वही होता है, क्योंकि सी और एस दोनों हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अर्थव्यवस्था में आय में परिवर्तन हुआ तो हमारे सी में और एस में यानी कि उपभोग में भी परिवर्तन होगा और बचत में भी परिवर्तन होगा। ये चीज़ तो ओमनी ट्रूथ है, आप इसको बदल नहीं सकते। तो जब हम दोनों तरफ वाई से भाग कर देते हैं, डेल्टा वाई से, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बल्टे डेल्टा वाई। तो यहाँ पर ये तो हो गया एक, डेल्टा सी डेल्टा वाई क्या होता है? ये एम पी सी, डेल्टा एस हम डेल्टा वाई क्या होता है? एम पी एस होता है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन के होता है, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग 1 के बराबर होता है। तो ये पहला फार्मूला बन गया। ये दूसरा फार्मूला हो गया। यादव जी, हाउ आर यू यादव जी? लव यू बेटा। तो यहाँ पर जब हम सीमांत बचत प्रवृत्ति की बात करते हैं तो ये निकल के आता है एम पी सी बराबर 1 माइनस एम पी एस, और यहीं से तीसरा फार्मूला निकल के आता है एम पी एस बराबर 1 माइनस एम पी सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? यहाँ पर भी सेम वही है, दिखा रहता है। अगर एम पी एस 0.25 है तो बताओ भैया कि एम पी सी कितना होगा? तो निकालना है एम पी सी। फार्मूला क्या होता है एम पी सी का? एम पी सी इक्वल टू 1 माइनस एम पी एस बराबर 1 माइनस 0.2.5। तो ये हो गया 0.5, ये हो गया आंसर। ये संबंध से निकल के आता है। अगर आपको संबंध दिया हुआ तो इस संबंध का यूज कीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए एम 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे 3 नंबर में पूछा सकता है कि अंतर क्या होगा। अंतर को एक्सप्लेन कीजिए कि उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति में संबंध, इसको डेरिवेट कीजिए, आपको 3 नंबर पूरे मिलने वाले होते, इसमें कोई कमी नहीं होनी है। अब आगे बढ़े इसके बारे में। जब हम
प्रवृत्ति के बारे में जान लेते हैं, तो एक चीज समझना है, किसी भी अर्थव्यवस्था में आय में से सबसे पहले उपभोग को देखा जाता है। तो उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार से निर्धारित होती है? उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व मतलब उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है आय। जाहिर सी बात है, किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग को प्रभावित करने वाला पहला और सबसे बड़ा कारक होता है आय। जिसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, उपभोग में भी वृद्धि होगी, इनकम कम होगी तो उपभोग में भी कमी आती रहेगी, पहला। दूसरा है आय का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आय का बंटवारा क्या कहता है? तो आय के बंटवारे के अनुसार ये पता चलता है कि समाज में अगर धन का वितरण समान होता है तो उपभोग में भी समान रूप से वृद्धि या कमी होती है और उपभोग प्रवृत्ति भी ऊंची होगी। अगर आय का बंटवारा असमान होता है तो ऐसे में उपभोग प्रवृत्ति में भी काफी अंतर आ जाता है। दूसरा होता है कीमत एवं मजदूरी का स्तर कितना होता है, क्योंकि मजदूरी जितनी ज़्यादा होती है तो लोगों की आय भी उतनी ज़्यादा होगी, ऐसे में उपभोग का स्तर भी ज़्यादा होगा। और मजदूरी ही कम है तो उसकी आय कम है, और कम मजदूरी वाला भाई क्या खर्च करेगा, उसकी खर्च भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है निगमों का व्यावसायिक। अब निगम जो होते हैं उनकी व्यावसायिक नीति क्या होती है, ठीक है। तो अगर व्यावसायिक नीति मतलब एक कारपोरेट कंपनी अगर अपने लाभों का हिस्सा जिसको बोलते हैं लाभांश, उसको बांटने में कंजूसी करती है, लाभों को कम बांटती है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में आय का वितरण कम होता है और उपभोग पर असर पड़ता है। अगर लाभांश में वृद्धि वितरण सही तरीके से होता है तो आय की वृद्धि अधिक होती है। इसी प्रकार से कुछ और पॉइंट्स है, अप्रत्याशित लाभ एवं हानियाँ। अगर समाज में अर्थव्यवस्था में लाभ अप्रत्याशित होने लगी, जैसे ही बहुत अधिक लाभ होने लगे, जैसे किसी को सट्टा प्राप्त हो गया, किसी की लॉटरी लग गई, तो उसके उपभोग में वृद्धि हो जाएगी। वहीं पर हानियाँ, भूकंप आ गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गई, नुकसान होता चला जा रहा है, इससे उपभोग में भी काफ़ी कमी हो जाएंगी। जनसंख्या की संरचना। जिस अर्थव्यवस्था में जनसंख्या अधिक होती है उस अर्थव्यवस्था में जो लोगों की जो उपभोग व्यय होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है कम हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या होने से उनकी आय कम हो जाती है, आय का वितरण में असर पड़ता है। इस प्रकार से जनसंख्या की संरचना भी उपभोग प्रवृत्ति पर, और अधिक जनसंख्या वाले देशों में उपभोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है, क्योंकि वो कितना, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 2 लोग हैं और 10,000 रुपये कमाते हैं तो इनकी उपभोग का स्तर ज़्यादा होगा। वहीं वह परिवार में 10,000 रुपये की कीमत है और 5 लोग हैं तो इनकी उपभोग प्रवृत्ति कमी हो जाएगी, कि इनको बचाना भी है, खर्च भी करना है। तो इसका मतलब जनसंख्या उपभोग प्रवृत्ति पर असर डालती है। व्यय पर निजी क्षेत्र के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर विज्ञापन है, विज्ञापन अट्रैक्टिव है, विज्ञापन से लोग जो है प्रभावित होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका उपभोग भी प्रभावित। जैसे अजय देवगन साहब आ गए और कह रहे बोलो जुबान खेसरी, और कहते कहते ये कह रहे दाने दाने में केसर दम। वहीं पर शाहरुख खान जी आ गए और वहीं पर जो अक्षय कुमार भी आ गए, वो भी कह रहे हैं, तो लोग समझेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, हमें तो विमल खाना चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। तो ऐसे में लोगों का जो है उस पर असर नहीं, निजी क्षेत्र की व्यवहार का लोगों की अर्थव्यवस्था की उपभोग पर भी असर डालता है, ठीक है ना। इधर सहवाग जी आते हैं, ठीक है ना, कि हम अगर वो खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो हमारा ये होगा वो होगा, तो लोग पर असर डालता है। राजकोषीय नीति किस प्रकार से है? लोगों पर टैक्स अगर ज़्यादा है तो उसको खर्च करने के लिए पैसे कम बचेंगे, प्रवृत्ति कम हो जाएगी। टैक्स कम है तो पैसा ज़्यादा बचेगा तो उपभोग ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ब्याज की दर किस प्रकार से है, ये सब बातें उपभोग प्रवृत्ति को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आय पर इफेक्ट, क्योंकि आय से ही उपभोग होता है, आय प्रभावित होगा तो उपभोग भी प्रभावित होगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है समझना है, हमने उपभोग के बारे में समझ लिया, हमने बचत के बारे में समझ लिया, अब हमें विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना है। विनियोग जिसको निवेश के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान में रखिए, जब निवेश कहा जाए, ये विनियोग कहा जाए, दोनों ही एक चीज़ है। इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट को अगर नॉर्मल शब्दों में समझा जाए कि अगर आप अपनी पूंजीगत वस्तुओं के भंडार में वृद्धि करने के लिए खर्च करते हैं
तो उसे निवेश कहते हैं। आपने घर बनाया, निवेश है। आपने दुकान खोल दिया, निवेश है। आपने प्रॉपर्टी बना ली, निवेश है। मतलब आपकी पूंजीगत वस्तुओं के भंडार में वृद्धि होती है तो वो निवेश है। और कीन्स ने इस निवेश को दो प्रकार से समझाने की कोशिश किया है कि एक होता है वित्तीय निवेश और एक होता है वास्तविक निवेश। वित्तीय निवेश का मतलब होता है जब जहां हम केवल पैसों का ही खेल करते हैं, उसमें वास्तविक संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। जैसे पुराने भंडार खरीद लिए, पुरानी कार खरीद ली, ठीक है ना, पुराने किसी के शेयर खरीदा, उसको फिर बेच दिया। इस प्रकार से वित्तीय, यहाँ पर केवल पैसों का ही लेन देन हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की नई संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के विनियोग को वित्तीय विनियोग कहा जाता है। लेकिन जब हम नई पूंजीगत पदार्थों के निर्माण में पैसा खर्च करते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, नई मशीन खरीद ली, हमने नया भवन बना लिया, तो ये सब व्यय, इसको हम जो है वास्तविक विनियोग के नाम से जानते हैं। तो अब नॉर्मली जब विनियोग की बात करते हैं तो वास्तविक विनियोग ही रियलिटी है, इसी की बात होती है। अब इसी की बात आगे करने जा रहे हैं। तो कीन्स के अनुसार विनियोग क्या है? विनियोग का मतलब होता है वास्तविक विनियोग नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास दूसरा जो विनियोग है जिसको बोलते हैं दैट इज वित्तीय विनियोग, उसकी बात हम कम करेंगे, वो अलग मैटर हो जाता है। मासूम शर्मा, जय बाबा की। कैसे हैं हम मासूम शर्मा? तो यहां पर जब कीन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। किसने कहा कि विनियोग का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो हमारे पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि करता है। सरकार ने कॉलेज बनवाए, हाईवे बनवाया, ठीक है ना, हाँ, सरकार ने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाए, ये सब सरकार के द्वारा किया जाने वाला अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विनियोग होता है। वहीं पर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपने शब्दों में कहा है विनियोग से अभिप्राय वस्तुओं के वर्तमान भंडार में वृद्धि करने से। मान लिया आपके पास दुकान है, आपने दुकान में पहले जो है कपड़े की दुकान था और आपके पास कपड़ों की 100 पीस रखा हुआ, अब चाहते हैं मौसम आ रहा है बिकवाली का, और 100 को बढ़ा के आप 500 पीस करना चाहते हैं तो पैसा खर्च होगा। तो 100 पीस को 500 पीस में बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हम खर्च करेंगे वो आपका विनियोग होगा। कहने का मतलब साफ है अगर हमने समझे। मासूम शर्मा बढ़िया, तो बताइए कौन से बोर्ड से हैं? मासूम शर्मा कौन से बोर्ड से हैं? पूंजी की नई परिसंपत्तियों पर किए जाने व्यय को विनियोग कहते हैं, जिससे कि उत्पादकता में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि लाई जा सकती है। मतलब क्या होता है, जब हम अपनी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए मतलब एसेट्स वगैरह, मशीन है, लैंड है, आप अपनी फैक्ट्री बढ़ा रहे हैं, अपनी दुकान को बढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी खरीदना है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया मासूम शर्मा, बिल्कुल बढ़िया हाल चाल है, बताइए। HBSC, ओके मासूम शर्मा हरियाणा बोर्ड से हैं। तो ठीक है, हरियाणा बोर्ड की ही बात करें। जो मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा मैटर हरियाणा बोर्ड में है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड का जो है सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट वही है जो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ अगर छूटता है तो बताइएगा ज़रूर। तो विनियोग समझ में आ गया कि पूंजीगत पदार्थों में, यानी कि जो भी आपके पास मैटर है उन सॉरी मैटर बता दिया, जो भी आपके पास पूंजीगत पदार्थ है, चाहे जो आपके पास एसेट्स है, परिसंपत्ति है, उसको बढ़ाने के लिए खर्च कर दें, तो ये जो खर्च होता है विनियोग, ये दो प्रकार से होता है। इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप होता है। इसकी टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहला जो होता है प्रेरित विनियोग, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्रेरित, जो एक ऐसा विनियोग जो किसी से प्रेरणा लिया हुआ होता है, मतलब किसी दूसरी चीज से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रेरित विनियोग एक ऐसा विनियोग होता है जो फ्यूचर में मिलने वाली आय से प्रभावित होता है। क्योंकि एक ऐसा विनियोग जो ये चाहता है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो इससे उस पदार्थ जिस पर मैं पैसा लगा रहा हूं उसकी मांग बढ़े। अगर मांग बढ़ेगी तो उसका उत्पादन में भी वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि होगी तो लाभ होगा, आय होगा। मतलब हर एक उत्पादक अर्थव्यवस्था में जब भी पैसा लगाता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि उत्पादन में वृद्धि हो, और उत्पादन में वृद्धि तभी होगी जब मांग में वृद्धि होगी। इसीलिए तो इसका मतलब होता है प्रेरित निवेश हमेशा आय पर निर्भर होता है, कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया आय में वृद्धि करने की होती है।
आपने अगर दुकान को चलाना है, आपको पता है कि आने वाला टाइम जो है ठंड का है, हम दुकान में ठंड के कपड़े रखेंगे। क्यों? आने वाले समय में ठंड के कपड़ों की मांग बहुत ज़्यादा होगी, और जब मांग होगी तो उस मांग को पूरा करने के लिए हमें ठंड के कपड़े रखने की जरूरत है अपनी दुकान में। तो आप दुकान में ठंड के कपड़ों रखोगे, उसके लिए पैसा लगाओगे, क्योंकि हमें पता है कि इस समय अगर हमने दुकान में पैसा लगाया, आने वाले जनवरी, दिसंबर और जनवरी के महीने में उस कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, बिक्री होगी, तो हमें आय। तो मतलब आय से प्रभावित होकर, फ्यूचर में मिलने वाली आय से प्रभावित होकर, इनकम से प्रभावित होने होकर जो निवेशक के द्वारा पैसा लगाया जाता है, इस प्रकार के विनियोग को प्रेरित विनियोग कहते हैं। ये डायरेक्टली इफेक्टेड होता है किससे? इनकम से। भाई अब यहां पर प्रेरित विनियोग के प्रभावित करने वाली जो इनकम होता है ना, वो बेसिकली दो चीजें होती है। एक होती है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, और दूसरा होता है क्या चीज? ब्याज। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है लाभ का स्तर या लाभ की दर। मासूम शर्मा, मैं बेटा उत्तराखंड से हूं, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो जब हम प्रेरित निवेश की बात करते हैं, कि प्रेरित निवेश का मतलब होता है आय से प्रभावित होकर किए जाने वाला निवेश, कि हमें आय ज़्यादा मिलेगी तभी हम पैसा लगाएंगे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, दूसरा है ब्याज। तो पहले पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है, उसकी बात, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखिए, कोई भी व्यक्ति, एक उत्पादक, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में पैसा लगाने से पहले सोचता है कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं उसके बदले में मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। रिटर्न पहले देखा जाता है कि प्रतिफल कितना मिलेगा, क्या मुझे कुछ आय की प्राप्ति होगी। अगर उसको लगता है कि पैसा लगाने से उसकी आय में वृद्धि होगी, तभी वो पैसा लगाएगा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए ना, आपकी दुकान खोलना है, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर कहीं पर पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आएगा, भाई मैं पैसा तो लगा रहा हूं, भाई रिटर्न मिलने की गारंटी क्या है। तो मतलब साफ है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता एक ऐसी दर है जो बताता क्या है। देखिए, पूंजी की सीमांत उत्पादकता किसी नई पूंजी संपत्ति से प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ की दर है। मतलब साफ है कि किसी भी चीज में आप जब पैसा, अपना धन लगाने जाएंगे, रुपीज लगाने जाएंगे, बदले में आपको रिटर्न में कितने मिलने वाला है। तो ऐसे में पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अभिप्राय किसी पूंजीगत पदार्थ को एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर है। देखिए, मैंने अगर कहीं पर 1 लाख रुपए लगाना है, तो मैं पहले ये सोचूंगा भाई 1 लाख रुपए से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मैंने पता चल गया 1 लाख रुपए लगाने से मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा या 20% का रिटर्न मिलेगा, जो भी ज़्यादा मिलेगा, मुझे लगता है कि ये पैसा पास में रखने से रिटर्न अच्छा हो रहा है, तब मैं वहाँ पर पैसा लगाने की कोशिश करूँगा। तो यही होता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता कितनी होगी, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला है, कि आप सोचेंगे हमारे आने वाले सर फर्स्ट लेसन कब करवाओगे। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र चल रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र का पहला लेसन करवा चुके हैं, दूसरा भी करवा चुके हैं, तीसरा भी करवा चुके हैं, चौथा चल रहा है। जैसे ये चौथा, फिर पांचवा और छठा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो है बेस्टी में आ जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा नहीं, अगले हफ्ते तक हमारा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही चैप्टर लंबा है, उसका पांचवा छठा चैप्टर छोटा छोटा है, एक एक दो दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्टी अर्थशास्त्र की पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो आने वाले 7 से 8 दिन के बाद वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूस, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक छोड़े, इसलिए मैं इत्मीनान से हर एक टॉपिक को कवर करते लेके चल रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र, वैसे ही आपका बेस्टी अर्थशास्त्र शुरू हो जाएगा। तो जब MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, फार्मूला क्या होता है, आप कितना आय की आशा करते हैं और आपकी लागत कितनी है, जो पैसा लगा रहे हैं उसको 100 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए मैंने कहीं पर 1 लाख रुपए लगाया, और मैं चाहता हूँ 1 लाख के बदले में हर महीने मुझे रिटर्न में कितना मिल जाए, 20,000 रुपये मिल जाए, मल्टीप्लाई बाई 100, 1 2 3 1 2 3 1 ये हो गया, तो कितना अंतर हो जाएगा, 20%। मतलब हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना होगा, 20%। मतलब अच्छा खासा रिटर्न मुझे मिलने वाला है, अब यहाँ पर पैसा लगाना सही है। दूसरा जो फैक्टर काम करता है निवेश का, वो है ब्याज की दर। मान लीजिए हम लाभ के लिए पैसा नहीं लगा रहे,
हम एक फिक्स रेट चाहते हैं कि भाई हमें रिस्क नहीं लेना है, मुझे लाभ से मतलब नहीं, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे लाभ से मतलब नहीं। तब हम क्या करते हैं, ये पैसा जहां लगाते हैं वहां से हम फिक्स रिटर्न देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक तरीके से ही उधार हो जाता है, कर्जा होता है। तो कीन्स ने अनुसार ब्याज से अभिप्राय किसी निश्चित समय के लिए तरलता के परित्याग से प्राप्त होने वाला। आपके पास पैसा है, 1 लाख रुपए किसी को दे रहे हैं उधार में, तो आप ये देखेंगे 1 लाख रुपए मैं अपने पास से किसी और को दे रहा हूं, तो देने का रिस्क है। उस जितने समय के लिए 1 लाख रुपए, मेरे उतने समय के लिए वो मुझे कितना रिटर्न देगा, ठीक है ना। अब ये कहीं कहीं मंथली कैलकुलेट होता है, बेसिकली पर एनम की अकॉर्डिंग कि 12% के हिसाब से मुझे रिटर्न मिलेगा। तो 1 लाख का 12% कितना होता है, 12,000 रुपये मुझे वहां से मिलेगा। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, वो क्योंकि उतनी ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया प्रेरित निवेश। लेकिन हमेशा प्रेरित निवेश ही नहीं, अर्थव्यवस्था में एक और निवेश चलता है जिसको बोलते हैं स्वायत्त और स्वतंत्र निवेश। एक ऐसा निवेश जो किसी भी तरीके के आय से प्रभावित नहीं होता है, और ये एक ऐसा निवेश होता है कि देश के विकास के लिए सरकार के द्वारा लोकहित, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए करना पड़ता है, क्योंकि सरकार के द्वारा किया गया निवेश कोई आय के उद्देश्य से नहीं होता है। इनका एक ही मकसद होता है, विकास। एक ही मकसद होता है, लोगों का कल्याण। जैसे रेलों को बिछवाना, सड़कों को बनाना, डाकघरों को बनाना, विद्युत केंद्र बनवाना, ठीक है ना, पार्क बनवा देना, स्ट्रीट लाइट लगवा देना। इन सब में सरकार जितना भी पैसा लगाती है उसे हम स्वतंत्र निवेश कहते हैं, क्योंकि ये आय से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। यहाँ पर आय का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि सरकार अगर देश के विकास के लिए पैसा लगाती है, सरकार का उद्देश्य ये नहीं होता है कि रिटर्न में मुझे ब्याज मिलेगा या रिटर्न में मुझे लाभ मिलेगा, ठीक है ना। सरकार का एक ही उद्देश्य होता है कि जो पैसा मैं लगा रहा हूं उससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, लोगों का विकास हो, और लोगों का विकास से ही देश का विकास होता है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए थे, उपभोग का फलन, बचत फलन और विनियोग फलन, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उन प्रॉब्लम को आप मुझसे पूछिए, मैं बेझिझक आपको वो बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, डाउट होता है तो पूछते रहिए।